नमस्कार। आज हम ब्रह्म पुराण की एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिलचस्प संकल्पना पर बात कर रहे हैं। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों वाली दुनिया। जी। और ये सिर्फ पुराने नक्शे नहीं हैं, इनमें गहरा दर्शन भी है। हाँ बिल्कुल। हमारा स्रोत जैसा कि हमने बताया ब्रह्म पुराण के वो अंश हैं जहाँ ये सब वर्णन है। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ द्वीपों के नाम जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरी रचना जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और वो बाकी के द्वीप ये शायद असल भूगोल से ज्यादा चेतना या अस्तित्व का नक्शा दिखाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? केंद्र से, जम्बूद्वीप। हाँ, वहीं से करते हैं। पुराणों के हिसाब से ये 7 द्वीपों में पहला और बिल्कुल बीच का द्वीप है। और इसका नाम? जम्बूद्वीप क्यों? कहते हैं कि मेरू पर्वत के पास एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, मतलब जम्बू वृक्ष, उसी के नाम पर। अच्छा, और मेरू पर्वत वो भी तो सुना है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जम्बूद्वीप के एकदम बीच में है सुमेरु या मेरू पर्वत। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, इसे सृष्टि का या कहिए दिशाओं का केंद्र माना गया है। एक तरह की धुरी है जिसके चारों ओर सब व्यवस्थित है। और ब्रह्मा पुराण में जम्बूद्वीप के कुछ हिस्से भी बताए गए हैं। वर्ष कहते हैं शायद। जी, 9 हिस्से जिन्हें वर्ष कहा गया है। भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इलावृत वर्ष जहां मेरु है, फिर राम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरुवर्ष, भद्राश्व वर्ष और केतुमाल वर्ष। ये 9 नाम आते हैं। 9 वर्ष, इनमें सबसे खास कौन सा है? भारतवर्ष। हाँ, भारतवर्ष पर जोर है, जहां हम हैं। पुराणों में इलावृत वर्ष का भी जिक्र है मेरु के साथ, लेकिन भारतवर्ष का महत्व अलग ही बताया गया है। क्यों? इतना महत्व क्यों भारतवर्ष का? इसे कर्म भूमि भी कहते हैं ना? इसका क्या मतलब हुआ? कर्म भूमि, सही पकड़ा। मतलब वो जगह जहां कर्म किए जाते हैं और उनका फल भी मिलता है, पुण्य हो या पाप। अच्छा। ये सोच बहुत गहरी है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार भारतवर्ष ही वो जगह है जहां इंसान अपने कर्मों से उन्नति या पतन पाता है, और सबसे बड़ी बात, यहीं मोक्ष पाने का मौका मिलता है। मोक्ष मतलब देवताओं को भी अवसर नहीं? कहा जाता है कि देवताओं को भी यहाँ जन्म लेने की इच्छा होती है, कर्म करने और मोक्ष पाने के लिए। ये इस भूमि की खासियत है। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक संभावनाओं का केंद्र है। निश्चित रूप से। इसीलिए यहाँ महान तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं, पर्वत हैं। ये वो भूमि है जहाँ जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, उन्हें साधा जा सकता है। इसीलिए शायद देवताओं की प्रिय भूमि भी कहा गया है। बिल्कुल। ये कर्म और उसके फल के सिद्धांत का जैसे केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये तो हुई जम्बूद्वीप और उसमें भारतवर्ष की बात। अब उन बाकी 6 द्वीपों का क्या, वो जो जम्बूद्वीप के चारों ओर है? हाँ, यहीं पर ये भूगोल और भी ज्यादा प्रतीकात्मक हो जाता है। जम्बूद्वीप के बाहर एक के बाद एक 6 और द्वीप हैं। कौन कौन से? क्रम से हैं प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और सबसे बाहर पुष्कर। और इनको घेरने वाले समुद्र, सुना है वो पानी के नहीं है? सही सुना है। यही बात और रोचक हो जाती है। जैसे प्लक्ष द्वीप को घेरे हुए है क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर? हाँ, दूध का सागर। फिर शाल्मली द्वीप के चारों ओर है सुरा सागर, यानी मदिरा का। मदिरा का सागर? जी। कुश द्वीप के बाहर घृत सागर, घी का। क्रौंच द्वीप के बाहर दधी सागर, दही का। घी, दही, ये तो। हाँ, आगे शाकद्वीप के चारों ओर फिर से क्षीर सागर बताया गया है, और सबसे बाहरी पुष्कर द्वीप, उसे घेरे हुए है मीठे जल का सागर। ये तो साफ है कि ये असल समुद्र नहीं हो सकते। दूध, घी, दही, मदिरा, इनका क्या मतलब हो सकता है? कोई प्रतीक? बहुत संभव है। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये सिर्फ दुनिया का नक्शा नहीं, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक या आध्यात्मिक मानचित्र है। अच्छा। कैसे? जैसे अगर मेरू पर्वत चेतना का केंद्र या आत्मा है, तो ये अलग अलग द्वीप और उनको घेरने वाले ये अनोखे समुद्र, ये शायद अनुभव के अलग अलग स्तर हों। मतलब शायद ये गुणों को दर्शाते हों, या मानसिक अवस्थाओं को, या फिर आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ावों को। जैसे दूध का सागर क्या प्रतीक हो सकता है? सात्विकता हो सकता है। घी का सागर शायद पोषण या समृद्धि का। मदिरा का सागर मोह या तामसिक वृत्तियों का। दही का सागर शायद स्थिरता या मंथन का। मीठा जल शायद शुद्ध चेतना का। ये सब व्याख्याएं हैं,
पर मूल भाव यही लगता है कि ये सृष्टि के विभिन्न आयामों को दर्शाने का एक तरीका है। हर द्वीप की अपनी अलग विशेषताएं भी बताई है ना, वनस्पति, लोग, जीवन शैली। जी हाँ, हर द्वीप का अपना अलग माहौल, अपनी वनस्पति, वहाँ रहने वालों के अपने व्रत, धर्म, जीवन जीने का तरीका, सब अलग बताया गया है। ये विविधता भी शायद अनुभव के विभिन्न स्तरों को ही दिखाती है। तो कुल मिला के ब्रह्मा पुराण का ये जो वर्णन है, ये हमें दुनिया को सिर्फ लंबाई चौड़ाई में देखने के बजाय गहराई और ऊंचाई में देखने की एक दृष्टि देता है। बिल्कुल। जम्बू द्वीप केंद्र में भारतवर्ष कर्म और मुक्ति के खास अवसर के तौर पर, और बाकी द्वीप और सागर वो सब जैसे अस्तित्व के अलग अलग तल या आयाम। ये भौतिक भूगोल से कहीं आगे की बात है। ये जीवन, चेतना और ब्रह्मांड के आध्यात्मिक ताने बाने को समझने की कोशिश है। सही कहा, ये एक नजरिया है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में इसका क्या अर्थ निकालें। हाँ, एक विचार जो श्रोता सोच सकते हैं, अगर ये अलग अलग समुद्र, दूध, घी, दही, मदिरा, मीठा जल वाकई मानवीय चेतना या आध्यात्मिक सफर के अलग अलग पड़ावों या अवस्थाओं के प्रतीक हैं, तो आज के संदर्भ में हमारे अपने अंदर ये किन अनुभवों या अवस्थाओं से मेल खा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करना काफी रोचक हो सकता है।